ठीक है फ्रेंड्स, दो हो गए थे अपने पास, तीसरा है अपने पास प्रारंभिक वेग। इसको हम आर नोट से दर्शाते हैं। अब प्रारंभिक वेग होता क्या है? प्रारंभिक वेग का मतलब क्या है? बस इतना सा है कि अपने पास स्टार्टिंग टाइम में जो अभिक्रिया का जो वेग होता है वो हमारे पास प्रारंभिक वेग कहलाता है। जैसे अगर हम इसको ग्राफ से समझे तो जैसे मान लो यहाँ पे कोई दर तो सांद्रता आ जाएगी और यहाँ पे हमारे पास समय आ जाएगा। अगर हम अभिकारक के लिए बना रहे हैं, अभी तक मैंने अभिकारक के लिए बनाया, ठीक है, अभिकारक के लिए हम बनाते हैं ग्राफ जो इस तरह से बनता है। अब कहोगे सर आप अभिकारक के लिए बना रहे हो, उत्पाद के लिए क्यों नहीं बना सकते? तो उत्पाद के लिए भी बना सकते हैं हम। उत्पाद के लिए हमारे पास इस तरह से बनेगा। उत्पाद की मात्रा क्या होती है? बढ़ती जाती है। अभिकारक की मात्रा क्या होगी? घटती जाएगी। तो हम इस अभिकारक वाले ग्राफ में अगर हम प्रारंभिक वेग की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि अगर हम इस ग्राफ को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, तो पीछे की तरफ जा रहे हैं, t बराबर 0 पर हम देखते हैं यहाँ पे जब ये पीछे यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट पे यहाँ पे टच कर रहा है। तो अगर मान लीजिए आप इस पॉइंट को मैंने a नाम दे दिया, तो इस a पर जो स्पर्श रेखा होगी, यानी a पर स्पर्श रेखा का जो ढाल होगा वो इसका मान देगा आपको r नोट का मान देगा, यानी प्रारंभिक वेग का मान देगा। यानी हम अगर हम सीधी सी परिभाषा की बात करें इसकी कि जो प्रारंभिक वेग होता क्या है, तो t बराबर 0 पर जो अभिक्रिया का जो वेग होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रारंभिक वेग कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे पास जो हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया को वेग को प्रभावित करने वाला वेग था, उसके तीन जो हमारे पास जो व्यक्त करते हैं वो आ सकते हैं। पहला था हमारे पास रासायनिक जो अभिक्रिया का वेग था, उसमें पहला औसत वेग, दूसरा था हमारे पास ताक्षणिक वेग और तीसरा है हमारे पास प्रारंभिक वेग। तो ये तो हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया वेग के जो हम व्यक्त करते हैं, दर्शाते हैं, किस तरह से वो आते हैं। अब हमारे पास अगर हमने रासायनिक अभिक्रिया वेग पढ़ लिया है, इस रासायनिक अभिक्रिया वेग को भी कुछ ऐसे कारक होते हैं जो प्रभावित करते हैं, यानी ऐसे कुछ फैक्टर होंगे जिनके कारण इस रासायनिक अभिक्रिया का वेग कभी तो बढ़ जाएगा कभी घट जाएगा। तो वे कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं और घटाते हैं? अब उनके बारे में पढ़ते हैं फ्रेंड्स। यानी जो हमारे पास अगला जो टॉपिक है वो है हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक। रासायनिक अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिनके कारण रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है? तो सबसे पहले हम बात करता हूं मैं, पहला पॉइंट है, यानी जो पहला कारक है वो है अभिकारकों की सांद्रता। अभिकारकों की सांद्रता, यानी अगर हमारे पास किसी अभिक्रिया के अंदर अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन होता है अपने पास, तो अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास अभिकारकों की सांद्रता है, कारकों की सांद्रता वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? अभिक्रिया के वेग के। यानी जो अभिकारकों की सांद्रता है वो समानुपाती होती है अभिक्रिया के वेग की। अब ये कैसे कह सकते हो कि अभिक्रिया का? देखो फ्रेंड्स, द्रव्यानुपाती क्रिया नियम आपने पढ़ा था। द्रव्यानुपाती क्रिया नियम क्या कहता है? द्रव्यानुपाती क्रिया नियम ये कहता है कि जो अभिक्रिया का जो वेग होता है वो क्रियाकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। जैसे मान लो अपने पास a + b से c बन रहा है, इस अभिक्रिया के लिए अगर हम अभिक्रिया वेग निकाल तो देखो क्या निकलेगा? द्रव्यानुपाती क्रिया नियम से अभिक्रिया जो वेग होगा वो समानुपाती होगा अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती। अभिकारक a और b दे रखा है, a का सक्रिय द्रव्यमान क्या हो जाएगा? a ब्रैकेट और b का सक्रिय द्रव्यमान क्या हो जाएगा? b, और इस तरह से ब्रैकेट। तो अगर हमारे पास अभिकारकों की सांद्रता बढ़ेगी तो अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो अभिकारकों की सांद्रता अगर बढ़ती है तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, और यदि अभिकारकों की सांद्रता में कमी होती है तो हमारे पास अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। फ्रेंड्स, पहला पॉइंट कंप्लीट होता है इस तरह से। दूसरा पॉइंट है, दूसरा हमारे पास ताप
या जिसको हम बोलते हैं टेम्परेचर। ताप किस तरह से प्रभावित करता है? देखो फ्रेंड्स, ताप हमारे पास क्या होता है, नॉर्मली ये होता है कि जो किसी अभिक्रिया का अगर हम ताप 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी अभिक्रिया का अगर हम किस कोई अभिक्रिया है उसके टेम्परेचर में 10 डिग्री की वृद्धि कर दें, तो उस अभिक्रिया का जो वेग होता है वो 2 से 3 गुना हो जाता है। यानी 10 डिग्री अगर आप बढ़ाओगे तो वेग में जो वृद्धि होगी वो कितनी हो जाएगी, 2 से 3 गुना। यानी अगर आप किसी भी अभिक्रिया का जो वेग है अगर आप 10 डिग्री बढ़ाते हो तो टेम्परेचर अगर आप 10 डिग्री बढ़ाते हो तो उसके वेग में 2 से 3 गुना क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। नॉर्मली ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स, वृद्धि क्यों होगी? नॉर्मली ये होगा कि जैसे हम किसी अभिक्रिया के ताप में चेंज करते हैं, परिवर्तन करते हैं, यानी उसमें वृद्धि करते हैं, तो जो उसके अभिकारक अणु होते हैं, यानी हम जिसको हम बोलते हैं क्रियाकारक अणु बोल दो या सक्रिय अणु बोल दो, जो टक्कर करके उत्पाद बना रहे हैं, उनमें वृद्धि हो जाएगी। यानी जितनी ज्यादा टक्कर होगी उतनी अधिक मात्रा में आपको उत्पाद मिलेगा। यानी अगर उत्पाद ज्यादा मिल रहा है इसका मतलब है उसके वेग में जल्दी मिल रहा है, इसका मतलब वेग में वृद्धि हो रही है उसकी। तो अगर हम टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ाते हैं तो वेग में 2 से 3 गुना क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। तीसरा है अपने पास उत्प्रेरक। उत्प्रेरक तो आप सभी जानते होंगे क्या होते हैं। उत्प्रेरक किसे कहते हैं पहले तो? उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ होता है जो क्या करता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में बिना परिवर्तित हुए, मतलब खुद के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वो क्या कर देगा, अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया वेग को या किसी अभिक्रिया के वेग को जो परिवर्तित करता है उस बाह्य कारक को या उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। अब उत्प्रेरक कैसे अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन करता है? देखो फ्रेंड्स, अभिक्रिया का जो वेग होता है वो डायरेक्ट समानुपाती होता है 1/, सक्रियण ऊर्जा की। अब ये सक्रियण ऊर्जा क्या होती है फ्रेंड्स, इसी टॉपिक में आपको आगे बताऊंगा सक्रियण ऊर्जा के बारे में। जो सक्रियण ऊर्जा होती है, उत्प्रेरक का काम ये होता है कि जो अभिक्रिया का वेग को कैसे चेंज करेगा। अभी ये उत्प्रेरक क्या करता है कि जो उस अभिक्रिया का जो सक्रियण ऊर्जा है उस सक्रियण ऊर्जा में क्या करता है, परिवर्तन कर देता है, यानी उसमें कमी कर देता है। तो अगर आप सक्रियण ऊर्जा में कमी होगी तो अभिक्रिया के वेग में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। देखो फ्रेंड्स, इसको अगर मैं ग्राफ से बताऊं, ठीक है, जैसे मान लो ये हम ये जो हमारे पास एक तरफ तो ऊर्जा है और एक तरफ हमारे पास जो अभिक्रिया हो रही है उसकी दिशा है, अभिक्रिया दिशा, इन दो के बीच में ग्राफ। यहां मान लीजिए कोई क्रियाकारक है, यहाँ पे ये क्रियाकारक है और यहां से हमारे पास क्या बन रहा है, उत्पाद बन रहा है। ये जो ग्राफ जा रहा है ये वाला, ये उत्प्रेरक के बिना उसका पथ दे रखा है अपने पास, उस अभिक्रिया उत्प्रेरक के बिना, और ये जो डॉट वाली लाइन है वो उत्प्रेरक की उपस्थिति में। यानी हमारे पास क्या है, कोई अभिक्रिया है, जब हमने उसमें क्रियाकारक जब उसमें हमने उत्प्रेरक नहीं डाला था, उस कंडीशन में उस अभिक्रिया का पथ इस प्रकार से रहेगा, यानी उसके लिए सक्रियण ऊर्जा का मान होगा। यानी यहाँ पे जो मैक्सिमम यहां से लेकर यहां तक की जो ऊर्जा होती है, ये जो ऊर्जा होगी अपने पास यहां तक, ये जो ऊर्जा होती है अपने पास वो सक्रियण ऊर्जा होती है फ्रेंड्स, ये वाली। तो जैसे अगर हमारे पास मान लो अपने पास जो उत्प्रेरक के बिना ये वाला पथ था, उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये डॉट वाला पथ है, ठीक है। अगर मैं इस वाले को मान लो मैंने E2 नाम दिया, इसको मैंने E1 नाम दिया, यानी ऊर्जा है, तो यहाँ पे जो उतना परिवर्तन होगा वो होगा अपने पास, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो परिवर्तन होगा वो कितना होगा, डेल E होगा। यानी जब हमने इसके अंदर उत्प्रेरक डाला तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऊर्जा में कितना कमी होगी, ये इतनी कमी होगी सक्रियण ऊर्जा के मान, और सक्रियण ऊर्जा के मान में कमी होने के कारण ही
अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी उत्प्रेरक क्या करता है, किसी भी जो अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया के अंदर सक्रियण ऊर्जा के मान में कमी कर देता है, और सक्रियण ऊर्जा के मान में कमी होने के कारण ही क्या होता है, उस अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से हमारे पास उत्प्रेरक इसमें सक्रियण ऊर्जा में कमी करके उसके अभिक्रिया के वेग को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, ये 3 कारक हो गए। चौथा है अपने पास अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल? पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है फ्रेंड्स? पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है, जैसे मान लो कि एक मान लो एक लकड़ी है ये आपके पास, और इसी लकड़ी का मैंने इसका मान लो इसी लकड़ी का मैंने बुरादा बना दिया इस तरह से, इसको छू करके इस तरह से, ये इसी लकड़ी का क्या है, लकड़ी का बुरादा, मतलब उसको आपने बारीक पीस दिया। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है अपने पास कि वो जो उसकी सतह होती है, किसी अभिकारक की जो सतह होगी वो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। जैसे मान लो, जैसे फ्रेंड्स ये रजिस्टर है, तो इसका जो ये वाला एरिया होगा, ये सामने जो दिख रहा है पूरा वाला, वो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, यानी ये पृष्ठ पे कितना क्षेत्रफल घेरता है। तो जैसे लकड़ी होगी अपने पास तो वो कम क्षेत्रफल घेरेगी, और जो बुरादा होगा उसका वो ज्यादा क्षेत्रफल घेरेगा। तो ये कह रहा है कि अभिकारक का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना ज्यादा होता है अपने पास, उस अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो अभिकारक का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो समानुपाती होता है किसके, अभिक्रिया के वेग के, अभिक्रिया वेग। यानी अगर हमारे पास किसी अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है तो उसका जो वो अभिक्रिया होगी, उस अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा, अधिक होगा। जैसे एक एग्जांपल और समझाता हूं फ्रेंड्स इसको। जैसे मान लो अपने पास एक लकड़ी का इस तरह से मोटा गट्टा है, एक तो आप इस लकड़ी के मोटे गट्टे को जलाओ, और एक इसी लकड़ी को आप छोटे छोटे टुकड़े कर लो इस तरह से। इस जो अपने पास जो इसका गट्टा है, गट्टे का मतलब अपने पास लकड़ी का टुकड़ा है, मोटा टुकड़ा, और एक इसी मोटे टुकड़े को आप छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लो और इन दोनों को जलाओ आप, सबसे पहले कौन जलेगा? तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमारे पास ये जलेंगे छोटे टुकड़े, क्योंकि इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा तो उस अभिक्रिया का वेग भी ज्यादा, वो जल्दी जल जाएगा। और यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है तो अभिक्रिया का वेग भी कम होगा, इसका मतलब वो देर से लेगा अपने पास। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो हमारे पास था वो जो अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल किस तरह से अभिक्रिया की जो वेग को प्रभावित करता है। यानी अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा तो अभिक्रिया का वेग भी ज्यादा, और यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल कम तो अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा, कम होगा। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, पांचवा अपने पास विकिरण। विकिरण का मतलब सीधा हम कह सकते हैं सूर्य का प्रकाश मान लो विकिरण। यानी कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती है जो सूर्य के प्रकाश के बिना नहीं संभव होती। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे अपने पास प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है जिसमें पौधे अपना भोजन बनाते हैं, वो किसकी उपस्थिति में होती है, प्रकाश की उपस्थिति में होगी। बिना प्रकाश की उपस्थिति में वो संभव नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही अपने पास जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन है, इन दोनों के अगर आप रिएक्शन से हमारे पास HCl बनता है, बैलेंस कर लो, ये 2 है तो यहां से 2 आ जाएगा इसमें। तो ये जो अभिक्रिया होगी वो प्रकाश की उपस्थिति में होगी, बिना प्रकाश की उपस्थिति में संभव नहीं होगी। यानी अंधेरे में अगर आप इस रिएक्शन को कराओगे तो उसमें काफी टाइम लग जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती है जो प्रकाश की उपस्थिति में होगी, और उस प्रकाश की उपस्थिति के कारण ही उनके जो वेग में क्या होता है, चेंजिंग आती है। तो इस प्रकार से विकिरण होती है, वो भी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है। ठीक है फ्रेंड्स, एक लास्ट पॉइंट और है इसका, वो होता है माध्यम। माध्यम का क्या मतलब है? जैसे माध्यम का मतलब ये है कि जो अगर हमारे पास अभिकारक जिसको हम क्रियाकारक बोलते हैं और उत्पाद, और
जिस माध्यम के अंदर वो रिएक्शन हो रही है वो तीनों एक ही कंडीशन में हो, या हम कह सकते हैं कि जो अगर उनका जो प्रकृति हो एक जैसे, जैसे अगर मान लीजिए अगर क्रियाकारक ध्रुवीय है, सपोज करो क्रियाकारक है वो ध्रुवीय है और जिस माध्यम के अंदर हो रहा है, जिस माध्यम में वो क्रिया हो रही है वो भी ध्रुवीय है, तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, अभिक्रिया वेग बढ़ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं अगर एक जैसे समान प्रकृति के हो गए अपने पास तो उसमें क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, और यदि एक समान प्रकृति के नहीं होंगे तो उसमें अभिक्रिया के वेग में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। यानी अगर एक जैसे होंगे तो अपने पास उसमें वृद्धि हो जाएगी, और अगर एक जैसे नहीं है तो उसमें अभिक्रिया के वेग में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अगर हमारे मान लो जो क्रियाकारक है वो तो ध्रुवीय है, लेकिन माध्यम जिसमें वो कंप्लीट हो रही है रिएक्शन अगर वो अध्रुवीय हो जाए तो अभिक्रिया के वेग में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे पास कारक थे जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। तो फ्रेंड्स पहले जो हमने पढ़ा था वो अभिकारक की सांद्रता था, दूसरा हमने पढ़ा उसका ताप, एक था हमारे पास जो विकिरण, एक था हमारे पास माध्यम, एक था जो हमारे पास जो उत्प्रेरक है। ठीक है, तो ये सारे ऐसे कारक थे जो अभिक्रिया के वेग को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स।